नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार में 4 दशक बाद पहली बार 11 नए शहर बसने जा रहे हैं। राज्य का शहरी मानचित्र बदलने वाली यह सबसे बड़ी योजना मानी जा रही है, जिसे सरकार ग्रीनफील्ड टाउनशिप मॉडल पर विकसित करेगी। बिहार में शहरीकरण की रफ्तार तेज करने के लिए राज्य सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाया है। 40 वर्षों में पहली बार इतना बड़ा शहरीकरण विस्तार होने जा। नगर विकास एवं आवास मंत्री नितिन नवीन की अध्यक्षता में हुई बैठक में 11 सैटेलाइट ग्रीनफील्ड टाउनशिप विकसित करने का फैसला लिया गया। ये शहर आधुनिक बुनियादी ढांचे, पर्यावरण अनुकूल प्लानिंग और राष्ट्रीय मानक के शहरी सुविधाओं के आधार पर विकसित किए जाएंगे। सरकार का दावा है कि यह कदम बिहार के शहरी ढांचों को नया रूप देगा और भविष्य की आबादी को संभालने में मदद करेगा। पटना, पाटलिपुत्रा और कंकड़बाग के बाद बिहार में नए शहर बसने की योजना लंबे समय से लंबित थी। बढ़ती आबादी, सीमित जगह और अव्यवस्थित विकास को देखते हुए सरकार ने अब 11 सैटेलाइट टाउनशिप को मंजूरी दी है। इनमें 9 प्रमंडलीय मुख्यालयों के आसपास नए शहर विकसित किए जाएंगे, जबकि 2 विशेष क्षेत्र सीतामढ़ी, सीतापुरम और पटना सोनपुर बेल्ट को नई टाउनशिप के रूप में चुना गया है। मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि लक्ष्य स्पष्ट है, बिहार के शहरीकरण को राष्ट्रीय मानक तक ले जाना। सरकार ने इन 11 शहरों को ग्रीनफील्ड टाउनशिप मॉडल पर बसाने का निर्णय लिया। यह मॉडल पूरी तरह नए और योजनाबद्ध शहर विकसित करने पर आधारित है, जिनमें शुरुआत से ही आधुनिक संरचना, पर्यावरण अनुकूल डिजाइन और पर्याप्त सार्वजनिक सुविधाएं होती हैं। इन टाउनशिप में विशेष ध्यान दिया जाएगा पर्यावरण सम्मत निर्माण, पर्याप्त हरित क्षेत्र, ट्रैफिक प्रबंधन, जल निकासी और सीवरेज सिस्टम, कचरा निपटारण और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, चौड़ी सड़कें और बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था, व्यवस्थित आवासीय क्षेत्र और कमर्शियल जोन। सरकार का कहना है कि ये शहर भविष्य की जनसंख्या और बढ़ते आर्थिक गतिविधियों को देखते हुए तैयार किए जा रहे हैं। शहरी विकास विभाग ने प्रत्येक जिले में विशेष प्रशासकीय समितियां बनाने का निर्णय लिया है। इन समितियों में भूमि अधिग्रहण अधिकारी, शहरी योजनाकार, राजस्व और भूमि सुधार विभाग के प्रतिनिधि शामिल होंगे। ये टीमें टाउनशिप की रूपरेखा तय करेंगी, सीमाओं का निर्धारण करेंगी और सार्वजनिक सुविधाओं के अनुपात पर नजर रखेंगी। भूमि अधिग्रहण के लिए लैंड पूलिंग पॉलिसी लागू की जाएगी, जिसमें भूमि स्वामी भी साझेदार बनेंगे। भूमि मालिकों को विकसित सुविधाओं, सड़क, पार्क और सामुदायिक ढांचों के साथ उनका हिस्सा वापस दिया जाएगा। यह मॉडल दिल्ली, गुजरात और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में सफल रह चुका है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। पटना जंक्शन के आसपास फैले अवैध अतिक्रमण पर बुधवार को जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया। लंबे समय से स्टेशन के बाहर और आसपास की सड़कों पर अवैध फुटपाथ, दुकानदारों एवं रेहड़ी पटरी वालों का कब्जा बना हुआ था, जिससे प्रतिदिन हजारों यात्रियों को जाम, भीड़ भाड़ और अव्यवस्था का सामना करना पड़ता था। कई चरणों में नोटिस देने और बार बार चेतावनी के बावजूद जब अतिक्रमणकारियों ने कब्जा नहीं हटाया तो प्रशासन को अंततः सख्त कदम उठाना पड़ा। अधिकारियों के अनुसार पटना जंक्शन के मुख्य मार्ग, दर्जनों दुकानों और अस्थायी ढांचों को हटाया गया। कार्रवाई के दौरान सख्त प्रशासनिक व्यवस्था देखी गई ताकि किसी तरह की बाधा या अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो। प्रशासनिक टीम सुबह से ही मौके पर मौजूद थी और पूरी प्रक्रिया की निगरानी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की गई। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में नई एनडीए सरकार बनने के बाद से राज्य भर में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन तेज हुआ है। सरकार का निर्देश है कि प्रमुख शहरों, विशेषकर भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों को पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त कराया जाए ताकि यातायात व्यवस्था सुचारू हो सके और नागरिकों को राहत मिले। पटना जंक्शन को अतिक्रमण मुक्त कराने की यह कार्रवाई उसी अभियान का हिस्सा है। जिला प्रशासन ने साफ किया कि बार बार चेतावनी देने के बावजूद जब अवैध कब्जा नहीं हटाया गया तब मजबूरन कठोर कदम उठाना पड़ा।
अधिकारियों ने यह भी संकेत दिया कि आने वाले दिनों में पटना के अन्य इलाकों राजेंद्र नगर, कदम कुआं, बोरिंग रोड, मीठापुर और कंकड़ बाग में भी इसी तरह के अभियान जारी रहेंगे। प्रशासन का कहना है कि शहर में यातायात सुगम बनाना और सार्वजनिक स्थलों को अवैध कब्जे से मुक्त कराना उनकी प्राथमिकता है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने बिहार में 5 सीटों पर जीत दर्ज की। उसमें से जदयू के भी कुछ गढ़ में असदुद्दीन ओवैसी ने जीत दर्ज की है। असदुद्दीन ओवैसी के लफ्जों में नीतीश कुमार के लिए दोस्ती का पैगाम तो है, लेकिन लहजा तकरार वाला है। उनके समर्थन का प्रस्ताव शर्तों की बोझ तले दबा हुआ है। वह नीतीश कुमार पर निजी कटाक्ष से भी नहीं चूकते। वे एक तरह से तोहमत लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार के विकास का दायरा सिर्फ पटना और उनके गृह जिले नालंदा तक सिमटा हुआ है। ये सब बातें शायद ही नीतीश कुमार को पसंद आए। राजनीतिक कारणों से भी नीतीश कुमार और ओवैसी में मेल नहीं हो सकता। नीतीश कुमार खुद अररिया, किशनगंज और पूर्णिया अपनी पैठ बढ़ाना चाहते हैं। उन्हें भी मुस्लिम वोट चाहिए। दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी अब सीमांचल में एक तरह से स्थापित हो चुके हैं। ओवैसी के कारण ही नीतीश कुमार को कई सीटों पर हार का भी सामना करना पड़ा। ऐसे में भला नीतीश और ओवैसी कैसे साथ आ सकते हैं? वैसे भी नीतीश कुमार को किसी समर्थन की आवश्यकता नहीं है। सीमांचल में मुस्लिम मतों के ध्रुवीकरण से जदयू को अपनी जीती हुई सीट रानीगंज अररिया में हार का सामना करना पड़ा। इस सीट पर राजद को जीत मिली। अररिया सीट पर जदयू की शागुफ्ता अजीम कांग्रेस के उम्मीदवार से हार गई, जो कि हर सीट पर जदयू के मंजर आलम AIMIM के उम्मीदवार से हार गए। ठाकुरगंज, किशनगंज में जदयू के उम्मीदवार गोपाल अग्रवाल ने AIMIM के गुलाम हसनैन को हराकर जीत हासिल की। इसके अलावा पूर्णिया जिले की अमौर सीट पर जदयू के सबा जफर AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम से चुनाव हार गए। इस तरह हम देखते हैं कि 3 मुस्लिम बहुल जिलों अररिया, किशनगंज और पूर्णिया में अब जदयू के लिए सबसे बड़ी चुनौती ओवैसी बन गए हैं। जदयू को 4 सीटों पर ओवैसी के कारण हार का सामना करना पड़ा है। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई, बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना, पटना, बिहार 800007। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से आज हार की समीक्षा प्रमंडल वाइज किया जा रहा है। अभी महागठबंधन नहीं, राजद के प्रमंडल में जितने भी जिले हैं उसकी बैठक की जा रही है। वहीं राजद प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने राबड़ी देवी का बंगला खाली कराने के सवाल पे कहा कि कुछ भी करना होगा करेंगे, बंगला खाली नहीं करेंगे। सब विद्वेष के कारण किया जा रहा है। लालू यादव और उनके परिवार के प्रति द्वेष विद्वेष का जहर मन में बसा हुआ है। राजनीतिक कारण के सिवा और कोई दूसरा कारण नहीं है। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो में। देखिए, रिव्यू है 9 दिसंबर तक। प्रमंडल 22 कर रहे हैं। जिस प्रमंडल में जितने जिले हैं उनमें जो हमारे कैंडिडेट हैं राष्ट्रीय जनता दल के महागठबंधन में, ये महागठबंधन के स्तर पर अभी नहीं हो रहा है। राष्ट्रीय जनता दल के तो जो हमारी प्रत्याशी 143 थे, तो पहला तो उनके स्तर पर हो जाएगा। ग्रुप में है कई ग्रुप, आज एक ग्रुप का हम लोग कर रहे हैं। उसके बाद जिला के जो विधायक हैं, एक MLA हैं गत विधानसभा के पहले के, तो ये इसके भी जो बिता है, तो एक से MLA हैं, एक से MP हैं, प्रमुख नेता है, तो एक से MLC हैं पार्टी के, और जिला अध्यक्ष है, जिला की प्रधान महासचिव है। तो उन लोगों का करेंगे जो 9 दिसंबर को खत्म हो जाएगा। समीक्षा में जो बातें आएंगी, आ रही हैं,
इसका डिस्क्लोज अभी हम नहीं कर सकते। सभी राय आ जाएगी, प्रतिवेदन भी लिखित मांगे हैं वो आ जाएगी, तो उस पर हम लोग विचार करेंगे और उसको एक प्रतिवेदन बनाएंगे। फिर नेता प्रतिपक्ष के स्तर पर बैठक होगी हम लोग की, और उस बैठक में आगे क्या निर्णय लिया जाएगा वो होगा। एक और सवाल है सर, 20 साल से जिस आवास में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी लालू जी रह रहे थे, उस आवास को भवन निर्माण विभाग ने खाली करने का नोटिस जारी किया है, नया आवास भी अलॉट कर दिया है। आरजेडी इसे कैसे देख रही है? देखिए, ये सब विद्वेष के कारण है। द्वेष विद्वेष जो है उसका जो जहर मन में बैठा हुआ है लालू यादव के प्रति, राबड़ी जी के प्रति, उस परिवार के प्रति, तो उसी के कारण कोई कारण नहीं, राजनीतिक कारण के सिवा कोई दूसरा कारण नहीं हुआ। तर्क दिया जा रहा है और रास्ता निकाला है कि हार्डिंग रोड का जो मकान है, एक मकान जिसका आवंटन किया है, उसको कर्णांकित कर दिया जाए। तो कर्णांकित का मतलब है कि ईयरमार्क अंग्रेजी में कहते हैं। जो प्रतिपक्ष के नेता होंगे विधानसभा या विधान परिषद में, तो विधान परिषद के नेता उस बनेंगे। तो 20 बरस से आप चीफ मिनिस्टर हैं 2005 से, तो अभी तक क्यों नहीं किया आपने? विधान परिषद के सभापति के लिए किया, नेता प्रतिपक्ष विधानसभा के लिए किया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के लिए किया, तो एक चीफ मिनिस्टर भी है, दो एक चीफ मिनिस्टर है। लालू जी एक चीफ मिनिस्टर है, राबड़ी जी एक चीफ मिनिस्टर है, तो आप उसी को कर्णांकित कर देते। जो कर्णांकित आपने किया है हार्डिंग जो, इसका मतलब जो ईयरमार्क शब्द है, इसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं लालू जी को, राबड़ी जी को उस डेरा से वैकेट करने के लिए, हटाने के लिए। तो ये अपमान है, अपमानित किया जा रहा है जानबूझ करके, राजनीति विद्वेष के कारण। और चीफ मिनिस्टर जो भी किया है, तो नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी का विश्वास हासिल करने के लिए, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट, गृह विभाग ले लिया बीजेपी ने, तो ले लिया है तो कहीं चूक समझते हैं कि कहीं हमसे चूक हुई है, तो मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का और आरएसएस का विश्वास हम कैसे जीतेंगे? नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। पटना में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के मौके पर पशुपालन विभाग ने एक राज्य स्तरीय सेमिनार आयोजित किया। कार्यक्रम का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और पशुपालन मंत्री सुरेंद्र मेहता ने किया। सम्राट चौधरी ने अपने संबोधन में कहा कि डेयरी विभाग को अलग करके एक स्वतंत्र इकाई बनाना चाहिए, क्योंकि बिहार में जल जंगल की प्रचुरता और पशुपालन का बड़ा क्षेत्र है, जिससे इस दिशा में और अधिक संभावनाएं बन सकती हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस पर विचार करने का आग्रह किया। पशुपालन मंत्री सुरेंद्र मेहता ने बताया कि सरकार पशुपालकों के लिए विशेष ध्यान दे रही है और सामान्य तथा पिछड़ा वर्ग के किसानों को रियायतें प्रदान कर रही है। उनका मानना है कि इस पहल से पशुपालन क्षेत्र में नई ऊर्जा आएगी और किसानों की आय में सुधार होगा। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो में। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि डेयरी विभाग भी एक अलग कर देना चाहिए। इतना महत्वपूर्ण है पूरे जीवन में, उसको पशुपालन से जोड़े हैं, लेकिन यदि जरूरत पड़े तो माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर जरूर निर्णय ले कि अलग से इस डिपार्टमेंट को एम्पावर करना चाहिए। और उसका मूल कारण है कि हमारे पास पानी, जंगल और एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये जो दियारा का इलाका है, ये देश में सबसे अधिक दियारा हमारे पास है, वेटलैंड हमारे पास है। और जो सबसे अच्छा दूध होता है वो घास खाने से, गाय जब घास खाती है तो दूध का जो उत्पादन वो बहुत गाढ़ा होता है। खासकर यहाँ पर सहरसा के लोग होंगे, खगड़िया के लोग होंगे, दरभंगा के लोग होंगे, मुंगेर के गंगा के किनारे के लोग होंगे, या पूरा जो गंगा का बेसिन है। और क्योंकि हमारे पास नदियों का पूरा जाल है,
और उसके बेसिक पर जो भी गांव है उस इलाके में जब आप दूध के उत्पादन को देखेंगे तो आप स्वयं महसूस करेंगे कि दूध कितना गाढ़ा होता है। किसी राज्य में उस तरह का दूध नहीं मिलेगा। मैं सहरसा में कतियाने स्थान है बॉर्डर पर, खगड़िया और सहरसा के बॉर्डर, वहां पहले ही हम लोग जाते थे, अब तो वहां सड़क बन गया और अभी स्टेट हाईवे भी बन रहा है। लेकिन जब वहां मैं पहली बार गया था तो दही जब लोगों ने खिलाया, क्योंकि पूजा करने के बाद हम लोग फास्टिंग में लगभग लोग रहते हैं, और जो दही खाया तो दही की स्थिति यह थी कि यदि उठाकर दीवार पे मार दिया जाए तो दीवार से नीचे नहीं गिरेगा। इस तरह का दही हमारे यहां होता है। तो ये सारे चीज यदि हम अपने जीवन में ले आए और दुनिया के मार्केट को, मैं भी नहीं जानता था, खगड़िया से पेड़ा बन के मथुरा जाता है। मथुरा का पेड़ा खाने के लिए हम लोग बहुत लालायित होते हैं कि हमको मिले तो मथुरा का पेड़ा, और पैकेजिंग होके जाता है खगड़िया से। तो ये इन चीजों को अपने जीवन में कैसे ला सकते, और विजय लक्ष्मी जिसमें काम कर रही है, शीर्षक कपिल भी काम कर रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि इसको और गति से बढ़ाना पड़ेगा। देश क्रांति को मजबूती देने इस अभियान से आज राज्य रखने वाले इसके नेतृत्व में इसी मेहनत से। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहें आंखें न्यूज़ 24।